बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे मलिक रियाज़ हुसैन और बहरिया टाउन से जुड़ी एक बड़ी ख़बर से। और उस ख़बर की डिटेल पढ़ने के बाद, उस ख़बर की डिटेल सुनने के बाद बज़ाहिर ऐसा लगता है कि दूर दूर तक कोई ऐसी उम्मीद, कोई ऐसा इम्कान नज़र नहीं आ रहा जिसको देख कर ऐसा लगे कि मलिक रियाज़ हुसैन और बहरिया टाउन की जो मुश्किलात हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में कम हो सकती हैं। बल्कि हालातों वाक़यात को देख कर ये नज़र आ रहा है कि ये मुश्किलात आइंदा आने वाले दिनों में मलिक रियाज़ और बहरिया टाउन के लिए मज़ीद बढ़ने जा रही हैं। तो क्या डेवलपमेंट हुई है, मलिक रियाज़ हुसैन और बहरिया टाउन से जुड़ी क्या ख़बर है, इसकी डिटेल से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। इमरान खान साहब की लीगल टीम ने कौन सा सुनहरी मौका गंवा दिया, लतीफ़ खोसा के चेहरे से नकाब उतरे जाने का क्या मामला है, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से जवाब तलब कर लिया गया और शेर अफजल मरवत ने अपने कप्तान पर एक नया मिसाइल दाग दिया। तो ये नाज़रीन चंद अहम ख़बरें हैं जिनकी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो लॉग का आगाज़ करने से पहले आप नाजरीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का चैम्पियन ट्रॉफी में जो पहला इफ्तिताई मैच है उसकी पहली इनिंग्स का इख्तिताम हो चुका है। और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही, बल्कि पाकिस्तान के लिए बड़ी बुरी खबर आ रही है कि न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 320 रन बनाए हैं और पाकिस्तान को 321 रन का टारगेट दिया है। और इस मैच की पहली इनिंग्स में न्यूजीलैंड के बैट्समैनों की जानिब से पाकिस्तान के बॉलर्स की दुर्गत बनाई गई है। 40 ओवरों में कोई 200 के करीब रन थे, लेकिन आखिरी 10 ओवर में न्यूजीलैंड ने कोई 110-115 रन बनाए हैं। तो देखते हैं, अभी कुछ देर के बाद पाकिस्तान की बैटिंग का आगाज़ होगा। फ़खर जमान ओपन करने के लिए आएंगे, बाबर आजम ओपन करने के लिए आएंगे। तो जो ओपनिंग जोड़ी है उससे तवक्कुआत हैं और जो टॉप ऑर्डर है उससे तवक्कुआत हैं कि अगर टॉप ऑर्डर से बैट्समैन खड़े हो जाते हैं, रन्स करते हैं, स्कोर करते हैं, तो फिर तो पाकिस्तान के जीतने का चांस बन सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड से मैच हार जाता है तो फिर मेरी नज़र में, मेरा एनालिसिस तो ये होगा कि भारत से जीतना तो फिर दरकिनार होगा, बहुत मुश्किल होगा भारत से जीतना। तो न्यूजीलैंड से इस मैच से हारने के बाद अल्लाह करे पाकिस्तान जीते, हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ है। लेकिन अगर हमारे जो खिलाड़ी हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो फाइट बैक नहीं करते, अपनी जान नहीं लड़ाते, तो फिर चैम्पियन ट्रॉफी में पाकिस्तान का रहना यानी सेमीफाइनल तक जाना जो है वो नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन बहरहाल खुदा से दुआ है, आप भी दुआ करें कि पाकिस्तान ये मैच जीते और भारत के साथ भी पाकिस्तान मैच जीते। लेकिन पाकिस्तान की टीम की जो परफॉर्मेंस है वो इसलिए अच्छी नज़र नहीं आ रही क्योंकि टीम का बैलेंस जो है वो उसमें तवाज़ुन नज़र नहीं आ रहा। अब नाज़रीन आते हैं मलिक रियाज़ हुसैन, जिनके खिलाफ कराची बहरिया टाउन का एक रेफरेंस दायर किया गया था नैब की अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में। और दूसरा रेफरेंस गुज़िश्ता रोज़ जो है मलिक रियाज़ हुसैन और बहरिया टाउन के खिलाफ रावलपिंडी मरी प्रोजेक्ट के हवाले से जो है वो नैब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में दायर किया गया था। आज नाज़रीन एक तीसरा रेफरेंस जो है मलिक रियाज़ हुसैन और बहरिया टाउन के खिलाफ जो रावलपिंडी का प्रोजेक्ट है, तख्त पड़ी की जो जंगलात की ज़मीन है, जिस पे इल्ज़ाम यह है मलिक रियाज़ हुसैन और बहरिया टाउन पे कि सैकड़ों कनाल सरकारी जंगलात के अराज़ी जो है वो हथिया ली गई, साजबाज करके, महकमा माल के अफसरान के साथ मिली भगत करके, कब्ज़ा करके, और वहाँ पे बहरिया टाउन का जो है वो हाउसिंग सोसाइटी वहाँ पे बना दी गई। तो ये एक तीसरा रेफरेंस जो है मलिक रियाज़ और बहरिया टाउन के खिलाफ जो है वो दायर कर दिया गया है। और जो मैंने इब्तिदा में कहा कि ये जो चीज़ें चल रही हैं मलिक रियाज़ हुसैन और बहरिया टाउन के खिलाफ, जिस तेज़ी के साथ ये रेफरेंसेस दायर हुए हैं, उसको देख कर बाज़ार ऐसा लगता है कि मलिक रियाज़ हुसैन साहब के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। आइंदा आने वाले दिनों में उनका मज़ीद घेरा जो है वो तंग होगा। इसके अलावा नाज़रीन शेर अफजल मरवत साहब, जो इनडायरेक्टली पार्टी से बेदखल होने के बाद, पार्टी से निकाले जाने के बाद अपने कप्तान को, बानी पीटीआई इमरान खान को टारगेट कर रहे थे, आज उन्होंने एक और तरीके से बानी पीटीआई इमरान खान साहब को टारगेट किया है। और अब की मरतबा रऊफ़ हसन साहब ने जो मिसाइल दागा है वो तहरीक इंसाफ के जो साबिक सेक्रेटरी इतलात हैं रऊफ़ हसन साहब, उन्हें मरवत साहब ने जो है वो निशाना बनाया है। और मरवत साहब ने दरअसल बताया ये है कि ये जो रऊफ़ हसन साहब तनख्वाहदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुलाजम थे, इन्हें क्यों सेक्रेटरी इतलात के ओहदे से हटाया गया।
मरवत साहब का दावा ये है, मरवत साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया है रऊफ़ हसन साहब पे, वो इल्ज़ाम नाज़रीन ये है, वो दावा ये है कि रऊफ़ हसन साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के रुकन थे, वो सियासी कमेटी के इजलास की जो है वो रिकॉर्डिंग किया करते थे, और रिकॉर्डिंग करने के बाद उस सारे मवाद को, उस रिकॉर्ड किए गए मवाद को मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को, मुख्तलिफ वीडियो वालों को जो है वो फ़रोख्त कर दिया करते थे। तो ये जब बात पता चली तो रऊफ़ हसन को जो है इस ओहदे से जो है वो हटा दिया गया। अब बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के गुड बुक में हैं रऊफ़ हसन साहब, और मरवत साहब जो हैं अब रऊफ़ हसन साहब को टारगेट कर बैठे हैं, रऊफ़ हसन को निशाना बना बैठे हैं। तो ये इनडायरेक्टली जो है ये वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। बेशक मरवत साहब ये कहते रहें कि मैं इमरान खान साहब के साथ हूँ, लेकिन जो उनकी बातें हैं, उनकी बातों से तो जो हिट हो रहा है वो बंदा तो बानी पीटीआई इमरान खान हिट हो रहा है। देखते हैं ये मामला किस करवट बैठेगा, लेकिन मरवत साहब जो हैं, शेर वज़ा मरवत साहब जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी नाज़रीन खबर ये सामने आई है कि फ़खर ज़मान ओपन नहीं करेंगे, बाबर आज़म के साथ और कोई बैट्समैन जो है वो ओपन करेगा। तो अगली खबर नाज़रीन जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, वो खबर नाज़रीन गंडापुर साहब के हवाले से। अब जैसे मरवत साहब जो है वो ज़ेर अताब हैं, तो किसी न किसी तरीके से जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं अली मीर गंडापुर साहब, वो भी ज़ेर अताब हैं। आपने देखा कि पिछले दिनों बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने उनसे जो ओहदा था खैबर पख्तूनख्वा के प्रेसिडेंट का वो वापस ले लिया। तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट का जो ओहदा था KPK का, को वापस ले लिया, और वो मनसब, वो ज़िम्मेदारी जो इमरान खान साहब ने जुनैद अकबर साहब को सौंप दी। लेकिन अब मामलात जो देख रहे थे गंडापुर साहब, वो हुकूमती मामलात को देख रहे थे। तो हुकूमती मामलात में गंडापुर साहब ने ये किया है कि जो VC के अख्तियारात थे, VC के अख्तियारात को वो गवर्नर से निकाल के वज़ीर आला के अंडर ले आए थे। तो ये जो फैसला KP हुकूमत ने किया था कि VC के अख्तियारात गवर्नर की बजाय CM ऑफिस के पास होंगे, इस फैसले को जो है शहरी एक हैं उनकी तरफ से पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। और जब पेशावर हाई कोर्ट में ये फैसला चैलेंज हुआ तो पेशावर हाई कोर्ट की अदालत की तरफ से इस दरख्वास्त के ऊपर KP हुकूमत से नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब कर लिया गया, क्योंकि दरख्वास्त गुजार का इल्ज़ाम ये है कि अगर अपने जो VC के अख्तियारात हैं वो गवर्नर से निकल के वज़ीर आला के पास आएंगे तो जो यूनिवर्सिटी के मामलात हैं वो सियासी हो जाएंगे, उसमें सियासत की अमलगमेशन हो जाएगी। तो ये नहीं होना चाहिए, अख्तियार वापस गवर्नर के पास जाना चाहिए। तो इस पर पेशावर हाई कोर्ट ने नोटिस करके KP हुकूमत से जवाब मांगा है, KP वज़ीर आला से जवाब मांगा है। तो यहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब के लिए ऐसा लगता है कि बज़ाहिर आइंदा आने वाले दिनों में उनके लिए मुश्किल पड़ सकती है। और नाज़रीन एक छोटी सी खबर और भी है, जमशेद दस्ती साहब जो कि मुजफ्फरगढ़ से कौमी असम्बली का इलेक्शन जीते थे, लेकिन उनके नाज़रीन एक और मुखालिफ थे अमीर अकबर, और उनके वकील हैं जुल्फ़कार डोगर साहब, जिन्होंने जो इनका एक नॉमिनेशन पेपर थे जो जमशेद दस्ती साहब के मुस्तरद कर दिए थे रिटर्निंग अफिसर की जानिब से। तो लाहौर हाई कोर्ट ने जमशेद दस्ती को जो है वो इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी थी। तो इस हवाले से जो नई दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दायर की है अमीर अकबर ने, उस पर आज इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच ने, जिसको हेड कर रहे थे मेंबर निसार दुरानी, 3 रुकनी बेंच था इलेक्शन कमीशन का, जिसमें ये सवाल पूछा गया कि जब इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग अफिसर ने जमशेद दस्ती के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर दिए थे तो फिर जमशेद दस्ती ने इलेक्शन कैसे लड़ा, जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच को ये बताया कि लाहौर हाई कोर्ट ने जमशेद दस्ती के जो नॉमिनेशन पेपर थे उस पर लगे जो एतराज़ात थे ख़त्म करके नॉमिनेशन पेपर को एक्सेप्ट कर लिया था। जिसमें नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ने क्वेश्चन ये फ्रेज किया है कि क्या अगर किसी के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो जाएं तो क्या उन नॉमिनेशन पेपर को हाई कोर्ट एक्सेप्ट कर सकती है। इस बात के ऊपर तमाम वकला को तैयारी करके आने का 27 फरवरी तक का वक्त दे दिया गया है, मोहलत दे दी गई है। लेकिन आज की समात में ना जमशेद दस्ती पेश हुए हैं, ना जमशेद दस्ती के वकील पेश हुए हैं। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि लतीफ़ खोसर साहब के चेहरे से नकाब उतरने का मामला क्या है। आज नाज़रीन जो सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आइनी बेंच ने, जैसे समीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में जो 7 रुकनी बेंच बैठा था, इसमें आप जानते हैं कि लतीफ़ खोसर साहब दलाइल दे रहे थे। लतीफ़ खोसर साहब ने अपने दलाइल के आगाज़ में जिक्र कर दिया जो बानी पीटीआई इमरान खान साहब का मुतालबा है कि 9 मई 10 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अब लतीफ़ खोसर साहब इस केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमा तो हैं, तहरीक इंसाफ के सपोर्ट के साथ, तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर के साथ लाहौर से कौमी असम्बली का इलेक्शन तो जीते हैं,
लेकिन इस केस में वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज़ एहसन साहब के वकील हैं। तो जब लतीफ़ खोसा साहब ने बात की 9 मई के वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाने की, तो अदालत की जानिब से लतीफ़ खोसा साहब को रोक दिया गया, टोक दिया गया और उनको मुतलबे किया गया कि आप यहाँ पे एतजाज़ एहसन के वकील हैं, आप किसी सियासी जमात के वकील नहीं। लतीफ़ खोसा साहब ने भी एतराफ़ किया कि बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं एतजाज़ एहसन साहब का वकील हूँ, यहाँ पर मैं किसी सियासी जमात की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, किसी सियासी जमात को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। यानी अपना एक न्यूट्रल चेहरा जो है वो लतीफ़ खोसा साहब ने अदालत के सामने रखा कि मेरा किसी सियासी जमात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन नाज़रीन, ये चेहरा आगे चल के कि गैर सियासी वकील होने का जो चेहरा था वो आगे चल के उतर गया लतीफ़ खोसा साहब के चेहरे से। हुआ ये कि जब खोसा साहब ने अपने दलाइल का इख्तिताम किया तो खोसा साहब ने कहा कि मैंने अपनी जो तहरीरी मारूज़ात गुज़ारिशात हैं वो मैंने जमा करा दी हैं। और उसमें फिर फर्दर जो बात की लतीफ़ खोसा साहब ने, उनका ये कहना था कि हमने जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। आईजी पंजाब से पूछा जाए कि जो मुजाहिरीन जा रहे थे कोर कमांडर के घर की तरफ, उनको क्यों नहीं रोका गया? वहाँ पर तो परिंदा चिड़िया जो है वो पर नहीं मार सकती, तो मुजाहिरीन को वहाँ पे क्यों नहीं रोका गया? लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि आखिर क्या वजह है कि जुडिशल कमीशन बनाने पे हिचकिचाहट का मुजाहरा किया जा रहा है। अब नाज़रीन, ये मुतालबा तो इमरान खान साहब का जुडिशल कमीशन का। पहले लतीफ़ खोसा साहब कह रहे थे कि मैं सियासी जमात का वकील नहीं, लेकिन तहरीरी तौर पर अदालत को लिख के दिया, तहरीरी तौर पर अदालत से मुतालबा कर रहे थे कि आप इस मामले पर जुडिशल कमीशन बनाएं, IG से पूछें कि मुजाहिरीन को वहाँ पर क्यों जाने दिया गया। जस्टिस मुनसरत अलाली साहब ने पूछा कि खोसा साहब ये बताएं कि क्या आप वहाँ पे लाशें उठवाना चाहते थे? फिर नाज़रीन, बीच में जमाल मंदोखेल साहब आए और उनकी तरफ से खोसा साहब को बार बार पहले भी कहा जा रहा था कि गैर मुतलका दलाइल ना दें, उस मामले पे दलाइल ना दें जो हमारी अदालत के सामने नहीं है, बेंच के सामने नहीं है, उन चीज़ों पे दलाइल ना दें। लेकिन लतीफ़ खोसा साहब की माशाल्लाह पुराने वकील हैं, जहाँ दीदा वकील हैं, सीनियर वकील हैं, तो वो तमाम बातें सियासी मामलात भी अपने दलाइल में जो है उनको रगड़ा लगा देते हैं, वो भी अदालत के सामने पेश कर देते हैं। लेकिन मंदोखेल साहब ने कहा कि आपने जो मारूज़ात पेश की हैं उनको हम पढ़ लेंगे, तो बहरहाल आपके दलाइल का इख्तिताम हुआ। अच्छा नाज़रीन, जब लतीफ़ खोसा साहब ने अपने दलाइल ख़त्म किए, उसके बाद आए इमरान खान साहब के वकील उज़ैर भंडारी साहब। अब लोहा तो गर्म था, लतीफ़ खोसा साहब जुडिशल कमीशन बनाने की बात जो है वो बेंच के सामने कर चुके थे, लेकिन जो इमरान खान साहब के वकील थे उज़ैर भंडारी साहब, मेरी नज़र में उनको फिर आके वही लतीफ़ खोसा साहब वाली बात करनी चाहिए थी कि 9 और 10 मई के वाक़ये के मामले पर जो है जुडिशल कमीशन बनाएं। लेकिन उज़ैर भंडारी साहब ने हैरानकुन तौर पे अपने दलाइल के आगाज़ में आज उन्होंने जो थोड़ी देर अदालत से बात की है उसमें जुडिशल कमीशन बनाने की बात नहीं की। कल हो सकता है बात करें, लेकिन आज जब लतीफ़ खोसा साहब बात कर चुके थे तो उनकी बात को सेकंड करने के लिए फिर इमरान खान साहब के वकील को भी चाहिए था कि मौके से फ़ायदा उठाते हुए वो भी जुडिशल कमीशन की बात करते, क्योंकि इमरान खान साहब का लेटर तो लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह अमीनुद्दीन खान साहब को, याहिया अफरीदी साहब को भी लेटर लिखा गया और वो लेटर याहिया अफरीदी साहब ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की मुतलका कमेटी को भी भिजवाया है। तो सबसे पहले मेरी नज़र में जो बात करनी चाहिए थी वो उज़ैर भंडारी साहब को जुडिशल कमीशन की करनी चाहिए थी, लेकिन हो सकता है कि उनकी अपनी हिकमत अमली हो। लेकिन उन्होंने जो एतराज़ उठाया जुडिशल कमीशन की बात ना करके, वो एतराज़ नाज़रीन उज़ैर भंडारी साहब का ये था कि ये जो इंट्रा कोर्ट अपीलों के ऊपर समाअत चल रही है, इसमें आपका जो अख्तियार है, आपका अख्तियार लामहदूद नहीं है। आपने इंट्रा कोर्ट अपीलों पर जो समाअत करनी है उसका स्कोप सिर्फ इतना है कि आपने जिस तरह से नज़र सानी में बड़ा महदूद जो है वो दायरा अख्तियार होता है, यहाँ पर 7 रुकनी बेंच जो कि 5 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत कर रहा है, आपका दायरा अख्तियार भी नज़र सानी जैसा है। नज़र सानी से जितना से ज़्यादा आपका अख्तियार नहीं है। तो जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि अगर इंट्रा कोर्ट अपील में भी दायरा अख्तियार महदूद है तो फिर नज़र सानी में तो बेंच पहले वाला होता है, बेंच तब्दील नहीं होता। यहाँ पर तो बेंच भी और है, जजेस भी और बैठे हैं और बेंच भी बड़ा है, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को अगर यहाँ पे इंट्रा कोर्ट अपील का दायरा अख्तियार महदूद है तो फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को बनाने का मकसद क्या था, उसमें राइट ऑफ अपील देने का फ़ायदा क्या हुआ। मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि आर्टिकल 184(3) के केसेस में ऐसा होता था कि जो फैसले आते थे उसमें इनडायरेक्टली बहुत सारे लोग मुतासर हो जाते थे, तो उन फैसलों को देख के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बनाया गया और उस कानून में राइट ऑफ अपील दिया गया है। ठीक है, इसमें हमें यह देखना होगा, क्योंकि अमीनुद्दीन खान साहब ने भी कहा कि यह सवाल पहले भी उठ चुका है कि अपील का दायरा कितना होगा।
तो इस पर फिर अमीनुद्दीन खान साहब ने, मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि ठीक है, आप इस नुक्ते पे भी दलाइल दें कि हमारा इसमें जुरिस्डिक्शन कितना है, हम इसके ऊपर भी अपना जो ऑब्जर्वेशन है, जो फैसला है, अपना फैसला इस नुक्ते पे भी देंगे। लेकिन नाज़रीन, मोहम्मद अली मदर साहब ने फिर सलमान अकनादर साहब को पॉइंट आउट करके कहा, मुखातिब करके कहा कि सलमान अकनादर साहब तो खुद ये कह रहे थे कि जो दरख्वास्त गुजारों के ग्राउंड से उससे आगे चल कर भी ये जो बेंच, 7 रुकनी बेंच बैठा है, ये अपनी रीजनिंग दे सकता है। तो सलमान अकनादर साहब तो वो तो ये कह रहे थे कि हमारा दायरा अख्तियार जो है वो ज़्यादा है, वो तो हमारे दायरा अख्तियार को बढ़ा रहे थे। आप भंडारी साहब, आप हमारे दायरा अख्तियार को कम कर रहे हैं। फिर सलमान अकनादर साहब रोस्टम पे आ गए, उन्होंने कहा जी नहीं, मैंने ऐसे नहीं कहा था, मैंने वैसे नहीं कहा था कि आप स्याह को सफ़ेद नहीं कर सकते, सफ़ेद को जो है वो स्याह नहीं कर सकते। यानी जो सलमान अकनादर साहब थे वो कह रहे थे कि आपने आर्टिकल 188 और आर्टिकल 187 के दरमियान रहना है, और जो इमरान खान साहब के वकील थे वो ये कह रहे थे कि आपने आर्टिकल 188 जो कि नजर सानी से मुतल्लिक है उसकी हद तक रहना है, उसको आप उस लिमिट को आपने क्रॉस नहीं करना। फिर नाज़रीन फैसल सिद्दीकी साहब आ गए। अब फैसल सिद्दीकी साहब जो हैं वो सिविल सोसाइटी के वकील हैं, उनकी तरफ से आके अदालत में एक नया रुख्ता रखा गया। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि नहीं, ये जो 7 रुकनी बेंच बैठा है, ये अख्तियारात इसके पास मौजूद हैं, ये जो स्कोप है जो ग्राउंड्स अदालत के सामने मौजूद है उससे बियॉन्ड भी जा सकता है, उससे आगे भी जा सकता है। अदालत का इंट्रा कोर्ट अपील में अख्तियार महदूद नहीं बल्कि ज़्यादा है। अब 3 वकील ठहरे हैं, तीनों वकला का मौक़िफ़ ये है कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता, लेकिन तीनों के दलाइल में जो इख्तलाफ है, जो कंट्राडिक्शन मौजूद है कि एक वकील कहता है कि आप 188 के तहत, आर्टिकल 188 के तहत आपके पास लामहदूद अख्तियार नहीं। दूसरा वकील कहता है कि आप आर्टिकल 187 का अख्तियार इस्तेमाल करें, जैसे मंसूर शाह साहब ने मखसूस नशिस्तों के केस में इस्तेमाल किया था, और लामहदूद अख्तियार इस्तेमाल करें आर्टिकल 187 में। अब तीसरे वकील साहब कह रहे हैं कि आप आर्टिकल 188 को भी ना देखें, आप आर्टिकल 187 को भी ना देखें, आप दरमियान में रहें। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि जो वकला अदालत के सामने ठहर के, रिस्पोंडेंट साइड के वकला, उन दरख्वास्त गुजारों के वकला जो ये कहते हैं कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता, उनके अपने दलाइल में जो है वो कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आ रही, उसमें यकसानियत नज़र नहीं आ रही, यूनिफॉर्मिटी नज़र नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी करते हुए उज़ैर भंडारी साहब से, इमरान खान साहब के वकील से कहा है कि हमारा अख्तियार इंट्रा कोर्ट अपील में कितना है, इस पे भी आप हमको असिस करें। यानी अब एक आध समाअत हो सकता है कि इस नुक्ते पे भी अदालत की गुजर जाए। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।